चलिए, तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर चुके थे 51 तक, है ना। 52 हो गया। 53, 53 देखें। 3 बजे के बाद मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई पहली बार 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? तो हमने कहा देखो, प्लस माइनस थीटा बराबर 60h-11m अपॉन 2। अब ध्यान दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री का बनना है, तो आपका हो गया प्लस माइनस 90 डिग्री बराबर 60h। 3 बज चुके हैं, मिनट का समय कितना हुआ वो पूछा गया है, अपॉन 2। बात समझ में आ रही? ऐसी कंडीशन में कुल मिलाकर देखा है तो ये प्लस माइनस 180 दैट्स इक्वल टू 180 माइनस 11m। अब 180 अगर पॉजिटिव लेते हैं तो बराबर 180 माइनस 11m, m इक्वल टू आएगा 0। ठीक, ये 3 बजे एग्जैक्ट का टाइम है, 3:0 लेकिन उसने ये माना नहीं है क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है, और उसने कहा भी है कि 3 बजे के बाद आफ्टर 3 PM, तो फिर ये कंसिडरेबल नहीं हुआ। तो माइनस 180 इक्वल्स टू 180 माइनस 11m। ठीक, इस तरफ ये इस तरफ, तो m इक्वल्स टू 360 डिवाइड किया, m इक्वल्स टू अपॉन 11 डिवाइड किया 32 होल 8/11, मतलब 3:32 होल 8/11 आंसर। हो गया, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। 55, फिर किसी कोण का डिग्री मान क्या होगा यदि वह पूरक कोण, यदि वह अपने पूरक कोण का 2/3 रेडियन हो। फिर व्हाट विल द एंगल वैल्यू इन डिग्री इफ इट्स 2/3 रेडियंस ऑफ इट्स कॉलर। 2/3 रेडियन नहीं होता, 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स का केस आएगा कि दो एंगल ऐसे हो जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। टू सच एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इतनी बात समझ में आई? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एक एंगल है वो अपने पूरक कोण का, मतलब जो एंगल ए है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ए बी का पूरक, बी सी का, बी ए का पूरक। ठीक, तो सच टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ए बी का पूरक, बी ए का पूरक। अब वापस आ जाओ, एंगल ए जो एक एंगल है वो अपने पूरक कोण मतलब एंगल बी का 2/3 है। ठीक, इससे हम सिंपली कह सकते हैं कि एंगल ए अपॉन एंगल बी दैट्स इक्वल टू 2/3।
ठीक। अब उनका सम पहले से ही कितना होता है, 90 डिग्री, हम जानते ही हैं। तो एंगल का मान पूछा गया, दैट इज 36 डिग्री। सही आएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। 57, 58, 9, खत्म। ठीक। अब अगली एक्सरसाइज। तो पहला बेसिक टॉपिक था छोटा सा, जिसको आपने बेसिक समझा, उसका क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब अगला है मेजर, मतलब स्पेसिफिक एंगल। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको तेजी से सिंप्लीफाई करना। स्पेसिफिक एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री में समय बर्बाद किए बिना एक एक ही टेबल नोट करिए, बनाइए अपने पास। और ज़्यादा टेक्निकल मत होइएगा कि मैं टेलीग्राम पे भेज दूं, आप समझदार हो जाए, है ना, वो सबका कोई मतलब, कॉपी में बाकायदे नोट करिए और सोच। नहीं दिख रहा? चलो कोई नहीं दिखेगा। अब दिख रहा होगा। चलो मैं, दिख रहा होगा भाई, पीछे नहीं दिख रहा है। हम्म। अब दिख रहा है पीछे, नोट करो। याद होनी चाहिए कल। भाई बताते हैं कैसे याद करेंगे आप। पहले बनाइए पेपर में वर्टिकल करके, मतलब हाँ, लैंडस्केप में बनाइए। ऐसे बन नहीं पाएगी। हाँ वैसे बनाइए पेपर को, हॉरिजेंटल करके। हाँ एक पूरे पेज में हॉरिजेंटल करके बनाइए। या वर्टिकल में आपको लगता बन जाएगी तो वर्टिकल बना लीजिए, दो अलग अलग हिस्से बना लीजिएगा। यहाँ एक से 0 से लेकर 180 तक के जो मान है वो एक अलग बना लीजिए टेबल, उसके बाद के अलग बना लीजिए। और वो जो 1 2 3 4 होता है, फिर 4 से भाग देते हैं, फिर अंडर रूट ले लेते हैं, वो 9th तक काम करता है। तो यहाँ याद रखना पड़ेगा।
बना लिया? एक लाइन याद कर लो, बाकी 100 में याद करा देंगे अभी। इतना सरल है ये। हो गया? बना लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी। हम्म। सही नोट करिएगा बस। हो गया?
हो गया। अब आप अपनी कॉपी में पूरी टेबल को एक साथ देखो। ठीक है, और थोड़ी सी जानकारी और ले लो पहले। किसी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं के मध्य जितने भी स्पेसिफिक एंगल संभावित अनुपात थे उनको प्रदर्शित करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म की गई। ठीक, ऐसे समझिए सरल भाषा। तो हर जो एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल है, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल हैं, वो किसी ना किसी साइड रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ना किसी साइड रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो साइड रेशियो जो है उसके लिए कोई ना कोई एक एंगल डिसाइड होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप 30 डिग्री बनाते हो, तो ये अगर 30 डिग्री हो, ये 60 डिग्री हो गया, और ये आपका 90 कन्फर्म है राइट एंगल का। तो इसकी साइड्स के बीच में कोई एक अनुपात होगा, उस अनुपात के लिए ये एंगल 30 डिग्री आपको पता है। तो इन्हीं रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए नाम दिया गया साइन कॉस टेन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब हमारे पास क्या है कि पहले एक आपको याद हो 9th और 10th क्लास में एक टेबल होते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें आप साइन 31 डिग्री 12 मिनट 32 सेकंड तक का मान निकाल सकते थे। मतलब आप कितना क्लोजर वैल्यू तक डिग्री में निकाल सकते थे, उसके लिए वो एक टेबल होती थी, जिसमें बताया जाता था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बढ़ता करता। आगे हम क्वाड्रेंट अगली एक्सरसाइज जो पढ़ाएंगे तो उस पर बात करेंगे। अभी स्पेसिफिक एंगल एक चीज आपको तैयार हो जाए, फिर उसके अगली चीज पे बात कीजिए। तो वहां पर वो सब चीजें बताई जाती, लेकिन यहाँ पर पूछने का पैटर्न फिक्स है, क्योंकि टेबल देखने का जो सिलेबस पार्ट है वो आपके पास नहीं है। अगर कभी भी टेबल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो जानकारी देगा। वो जब अगली एक्सरसाइज में आप क्वाड्रेंट पढ़ लेंगे तो उसके आंसर्स भी आप कर पाएंगे, वो बात की बात है। तो जितने भी ट्रायंगल पॉसिबल थे उन सभी स्थितियों में एक कंडीशन बनाएगी ट्रिक की, भाई ये जो ट्रायंगल राइट एंगल बन सकते हैं उनके रेशियो रिप्रेजेंट किए जाएं। तो रेशियो रिप्रेजेंट करने में कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं? मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी ए बी सी है। तो इसमें मान लो ये आपका परपेंडिकुलर मान लिया गया लंब, ये आपका बेस और ये हाइपोटेनस। तो जो पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन पॉसिबिलिटी थी, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये। या फिर इनके रिवर्स, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, लेकिन इनका नाम रखते समय इंपॉर्टेंट ये हो गया कि परपेंडिकुलर ऐसे नहीं कि हमेशा वर्टिकल है तो परपेंडिकुलर, अगर ट्रायंगल ऐसे घूम गया तब तो किसको आप परपेंडिकुलर रेफर करेंगे? तो जिस एंगल के सीक्वेंस में देखा जाएगा उसको के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड को बेस, और 90 के सामने हाइपोटेनस पहले से। अगर इसी ट्रायंगल में आप रेफरेंस रेशियो में, ठीक, आप रेफरेंस रेशियो में, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा कि ये अपॉन ये बता रहे हो, जैसे मान लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ये, तो ये नहीं पता चलेगा कि ये अपॉन ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है वो आप ये रेफर कर रहे हो या ये टू ये रेफर कर रहे हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर लंब है। तो इस बात के लिए एंगल का रेफरेंस लिया गया कि अगर आप 60 डिग्री या समथिंग कुछ भी हो सकता है, इस एंगल को रेफर कर रहे हो तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर, बगल वाले को बेस, और 90 के सामने को हाइपोटेनस कहोगे। ठीक, तो अब ये रेफरेंस से पता चलेगा कि जिस एंगल के रेफरेंस में आपने बात की होगी उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट मतलब बगल वाली साइड को बेस, और 90 के सामने हाइपोटेनस कहा जाएगा। तो अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनको रखा जाएगा उनको में जाकर पूछेंगे कि किस एंगल को आपने रेफरेंस किया है। तो ये जो बनाए गए इस वाले एंगल को साइन एंगल, जैसे इस वाले एंगल को अगर थीटा रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको साइन थीटा, इस वाले को कॉस थीटा, इस वाले को टेन थीटा कहा गया। थीटा वो रेफरेंस एंगल है, ठीक, साइन कुछ नहीं है।
जैसे मान लो हमने डिसाइड किया कि इसको हम ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, छोटा, ठीक। तो ये डिसाइड हो गया। इसी तरह साइन थीटा अपने आप में कंप्लीट है, साइन कुछ नहीं, साइन ऐसा ही है ना, एक स्पेलिंग है जिसका मतलब पाप होता है, ठीक। तो उस स्पेलिंग का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात। जब साइन के साथ थीटा लगेगा तब उसका एक मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अजीब से क्वेश्चन आते हैं, चलो ठीक है थीटा हटा देते हैं, आप बताओ क्या है, अरे अब कुछ है ही नहीं वो, अब वो एक स्पेलिंग है, मतलब इंग्लिश की एक वर्ड है। तो उसे मतलब जब पूरा बनेगा उस एंगल के साथ, एंगल का रेफर कराएगा, तब वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट बनेगा। और एंगल का रेफरेंस सिर्फ इसलिए दिया गया कि कंफ्यूजन ना हो कि आप किस साइड की बात कर रहे हैं। तो ये साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो तुरंत आप ट्रायंगल में कह पाएंगे कि इस साइड अपॉन इस साइड का रेशियो ये आपकी साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये आपका टेन थीटा है, ठीक। परपेंडिकुलर मतलब लंब, आप इंग्लिश टर्म्स में बात करते हैं। फिर उसी तरह से ये इनके रेसिप्रोकल्स कहे गए, और जिनको कॉसेक, सेक और कॉट कहा गया, ठीक। तो ये आपका कॉसेक थीटा बन गया, ये आपका साइन थीटा बन गया, ये आपका कॉट थीटा बन गया। ये है ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत। धीरे धीरे सेंचुरीज बदली, मैथमेटिशियंस बदले, अपने अपने व्यू आए, और उससे धीरे धीरे चीजें जुड़ती गई, और फिर क्वेश्चंस का लेवल या क्वेश्चंस बनने का क्राइटेरिया बने। जो मतलब से एक सरल भाषा में जब सिंप्लीफिकेशन पहली बार आया होगा तो बड़े सरल सरल सवाल बनते हैं, फिर धीरे धीरे क्रिटिकल होता गया। ज्योमेट्री पे समय समय के साथ क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप कभी कभी ये देखते होंगे कि आपने सब किताबें पढ़ लो, सब पलट लो, कहीं कोई सवाल नहीं मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाएगा, फिर आप उसको ढूंढने लगो। मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी, हो सकता है वो क्वेश्चन उसी साल बना हो। नहीं समझे मेरी बात, क्योंकि हमेशा रिसर्च चलती रहती है, क्वेश्चंस की कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रश्न बनाए जाते रहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन पहली बार किसी जो व्यक्ति अपनी जो है मैथमेटिक्स पे अपनी, मतलब फॉर एग्जांपल वो रिसर्चर है, वो किसी यूनिवर्सिटी में है, उस पर लिख रहा है, फिर वो क्वेश्चन अपना पेटेंट कराते हैं, तो पूरा प्रोसेस है वो। फिर वो क्वेश्चन आता है, फिर वो सबसे पहले इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में आता है, कि जो इंटरनेशनल नेशनल जगह जगह ओलंपियाड चल रहे होते हैं मैथमेटिक्स के, जो उनको मैथमेटिशियंस दे रहे होते हैं, उनमें आते हैं। फिर उनको सुपरफाइन करके उनके पार्ट को हटा हटा के फिर किताबों में आते हैं, फिर और छोटे बना के, फिर वो जैसे जैसे करते हुए आपको पूरा एक पूरी चेन है उस प्रश्न की, ठीक है। तो कहने का करना के मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री जब पहली बार बनी, तो ट्रिग्नोमेट्री आप समझिए पहले दिन ऐसी बात हुई होगी कि हम इस पूरी व्यवस्था को इस तरह स्टार्ट करेंगे, फिर इस पे धीरे धीरे आप जैसे जैसे अब ये टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। अब क्या हुआ, फिक्स एंगल, टॉपिक का नाम हमने रखा है स्पेसिफिक एंगल। फिर स्पेसिफिक एंगल 30 डिग्री पर एक अपना रेशियो बना, ठीक। तो उस रेशियो को साइन 30 की वैल्यू कह दिया गया कि दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 30। समझ रहे हैं, साइन 30 की जो वैल्यू है वो किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी साइड्स का रेशियो है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 होकर जब ये 30 बनेगा तो ये रेशियो ही आएगा, ये राइट, इस रेशियो को ही हमने पहले साइन 30 कह दिया। समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि ये से हो रहा है कि जब 30 बनेगा तो ये रेशियो फिक्स होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ये बढ़ेगा तो इसे अपने आप बढ़ाना पड़ेगा। सोचिए, अगर आप सोचो कि इसको बढ़ा दें और इसको ना बढ़ाएं तो कैसे बन पाएगा, बनेगा नहीं। तो फिर या तो 30 डिग्री कम करो या इसको 30 डिग्री बढ़ाओ, मतलब अगर आप इसको बढ़ाते हो इसको नहीं बढ़ाते तो ये ऐसे बढ़ेगा नहीं। आगे से बात करेंगे, हम क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो इससे बात करेंगे, जब इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा नहीं। इसी तरह से जब ये 0 डिग्री होता है तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि जब आप इसको 0 डिग्री करते हो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं है, और इन दोनों के बीच में अगर कोई दूरी नहीं तो परपेंडिकुलर शून्य हो जाएगा, इसलिए साइन 0 की वैल्यू 0 बन जाती है, क्योंकि वहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं तो परपेंडिकुलर हो गया 0, बात खत्म। अब कॉसेक 0, कॉसेक 0 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो जब हम इसको 0 करते हैं तो ये जब जब यहाँ 0 करते हैं तो ये वाला पार्ट 0 होता चला जाता है, भाई इसको कम करते जाओ, ये एंगल छोटा होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ चिपक जाएगा और ये एंगल 0 हो जाएगा, टेंस टू 0। 0 का मतलब है टेंस टू 0, क्योंकि 0 होने पर तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, लेकिन ये माना जाएगा कि लगभग शून्य होगा तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, शून्य। तो हाइपोटेनस की वैल्यू तो कुछ होगी लेकिन परपेंडिकुलर 0 होगा, तो हाइपोटेनस अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। समझ रहे हैं, तो इस तरह से उन रेशियो को धीरे धीरे प्रेजेंट किया गया और इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बने जिनके अलग अलग नाम रखे गए। 6 ही पॉसिबिलिटी थी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी।
अगर आप इस एंगल की रेफरेंस लेते हो तो उस समय फिर ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा। तो कंफ्यूजन मत रखिए, जिस एंगल की हम बात यहां कर रहे होंगे वही एंगल हमारे ट्रायंगल को रेफरेंस देगा कि भैया इसके सामने परपेंडिकुलर है और बगल वाला बेस है। हाइपोटेनस तो पहले से क्लियर था। ठीक, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक शुरुआत। तो स्पेसिफिक एंगल में जो आपने टेबल बनाई उसमें 30 डिग्री होने पर क्या रेशियो बनता है, 45 डिग्री होने पर क्या रेशियो बनता है, 90 डिग्री होने पर क्या रेशियो बनता है, ये बात यहां से आती है। बस इतना नोट करिए, टेबल आप नोट कर चुके हैं। फिर मैं टेबल पे थोड़ा बात करता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज करने के बाद इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक, इस तरह याद किया जाता है शुरुआती क्लासेस में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो यहां से ये बात समझ में आ रही होगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, है ना। इसके लिए कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कि ये दोनों के एक दूसरे के रेसिप्रोकेट माने जाएंगे। इसी तरह से कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इनके पीछे भी फिलॉसफी है, ये कैसे बने, इनके पीछे क्या हुआ, कैसे टेंजेंट क्या होता है, टेन थीटा कैसे निकाला जा सकता है, किसी ट्रायंगल को बनाने से पहले क्या सोचा गया, उन सब पे भी फिलॉसफी है। लेकिन उन सब का कोई सेंस नहीं है अभी बात करने का, सिर्फ क्लास का समय बर्बाद होगा। आपकी बात यहीं से शुरू होती है बस। ठीक है, हमने कहा था अलजेब्रा का टेस्ट हुआ था, आप लिख के दे दीजिए कि क्या क्या डाउट्स हैं आपके। तो एक साथ हो सकेगा तो आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी या सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और या क्लास लेने की जरूरत पड़ेगी तो पूरी क्लास रख ली जाएगी। जैसा भी होगा टाइम बता दिया है, कितने क्वेश्चन है, कैसे क्लास रखी जा सकती है। जैसे 11:30 बजे मैं कल फ्री हूँ, अब 11:30 आप में से कितने लोग आ सकते होंगे, बाकी लोग लाइव देख लेंगे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ हो जाएगा। तो कम से कम 11:30 पे अगर कुछ लोग नहीं आ पाएंगे तो उनको डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो डाउट लिख के दे दीजिए, कल दे दीजिएगा, तो फिर सैटरडे मंडे फिर क्लास होगी, ट्यूसडे अल्टरनेटली 11:30 मुझे टाइम मिलेगा। तो रख कल रख लें क्लास। तो डाउट्स तो लिख के दो, यस सर क्या होता है, बनाने पड़ेंगे वो निकाल के, वहाँ बोर्ड फॉर्मेट में होंगे तो होंगे, नहीं उसको डाउट लिख के नहीं दोगे तो कैसे डिस्कस होगा। अगर सारे बताने हो तो सारे बता दे, बताओ फिर सभी बता दे। हो गया ये, चलो वापस आते हैं। अब इरेज हो गया, बताओ लेकिन फिर भी बोलो किसका। तो अभी पूछ लेते 2 मिनट, बता, वही तो बता ही रहे थे। कॉस 0 का मान 1 तो हो ही जाएगा। देखो ये मान लो, ये हमने क्या थीटा, cos 0 की ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, कुछ पूछना हो ऐसे आप तो पूछ सकते हैं, फिलहाल चलो दोबारा बना लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, अब इस एंगल को 0 करो, मतलब इकट्ठा 0 मत कर दो, पहले सोचो मान लो 30 डिग्री है। ठीक, अब 30 डिग्री क्या होता है, वो मेजरमेंट ऑफ एंगल, लास्ट क्लास मतलब लास्ट एक्सरसाइज पूरा इसी पे बात ही हुई थी कि एंगल बनता कैसे, मेजरमेंट क्या होता है। तो ये 30 डिग्री मान लो हुआ। अब 30 डिग्री को उठा करके ये सोचना शुरू करो कि इसको हम कम करना शुरू करते, कम करना शुरू करें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 0 के टेंस करेगा, ये टेंस टू 0 होगा थीटा, तब उससे परपेंडिकुलर भी टेंस टू 0 हो जाएगा।
तो जब ये जीरो होगा तो ये वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि जीरो के बराबर हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, जीरो के लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हाइपोटेनस होगा, मतलब ये जो पॉइंट अगर इसको ए माना जाए, इसको बी माना जाए, इसको सी माना जाए, तो जो ए होगा वो बी के ऊपर आ जाएगा, नहीं आएगा। अरे जब इसको छोटा करते आओगे स्प्रिंग की तरीके, छोटा करते हो तो एक टाइम आएगा लगभग ये यहाँ आ जाएगा। तो जो हाइपोटेनस होगा वो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस जो होगा वो बेस के बराबर होने लगेगा, नहीं होने लगे बताओ। तो हाइपोटेनस लगभग बेस के बराबर हो जाएगा, तो हाइपोटेनस बेस बराबर हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू cos जीरो अगर हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नहीं आया, अभी भी नहीं आया। परपेंडिकुलर को शून्य करो तभी तो ये एंगल शून्य हो पाएगा, और अगर परपेंडिकुलर शून्य कर दोगे तो हाइपोटेनस और बेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएंगे। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें परपेंडिकुलर लगभग शून्य होगा, क्योंकि जिस एंगल का रेफरेंस आप ले रहे हो वो शून्य है, तो परपेंडिकुलर भी शून्य के टेंस टू करेगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो हाइपोटेनस और बेस इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करने लगेंगे। नहीं समझे? तो दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो ये वन, दोनों इक्वल है तो वन आ जाएगा। नहीं है और कुछ? अब देखो ये टेबल जो है वो आपको दिख रही होगी, एक समस्या है थोड़ी इसको, तो लगभग लगभग दिख रही होगी। सबसे पहले इतने पार्ट को आप देखें, इवन ये पार्ट अपने आप याद भी हो जाएगा और क्वाड्रेंट पढ़ने के बाद आप अपने आप निकालने भी लगेंगे। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 ट्रायंगल के अकॉर्डिंग है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। फिर इनको रेसिप्रोकल इधर से इधर क्रॉस करते हैं, क्योंकि जब ये 1 होगा तो ये अपने आप 0 हो चुका होगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब ये 1 हो रहा होगा तो परपेंडिकुलर बड़ा होगा हाइपोटेनस के, और जब ये 0 हो रहा होगा तब जब ये 0 हो रहा होगा तो ये अपने आप 1 हो जाएगा। अभी बताया कि जब साइन 0 क्योंकि परपेंडिकुलर शून्य हो चुका होगा। तो इस तरह से इनको याद कर लो। अब जो आपने अभी देखा उसमें आपने देखा था कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, और कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस है। इसलिए इन दोनों को अगर अपॉन कर दिया तो ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए हमने देखा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसको हम क्या कहते हैं, टेन थीटा। इसलिए जहां जहां टेन थीटा की बात आएगी उसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा जा सकता है। इसीलिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा जाता है, इसीलिए उसको टेन थीटा लिखा जाता है। मतलब टेन थीटा जो होगा वो साइन अपॉन कॉस से आएगा, वहीं स्टार करके नोट करते जाओ, तो ये टॉपिक के पार्ट है, आपको आता है तो दी बेस्ट। तो टेन थीटा जो होगा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस करोगे तो जीरो अपॉन, जब देखो मैं जो टेबल पे डिस्कशन कर रहा हूँ ये इस बात के लिए कर रहा हूँ कि कभी आपको जीरो नॉट डिफाइंड और इसमें कंफ्यूजन हो तो आप एक सेकंड के लिए रेफरेंस सोच पाओ, बाकी आता है तो दी बेस्ट, ऐसा कुछ है नहीं। आगे वाली टेबल जरूर बात करने लायक है, इसमें कुछ नहीं। तो जब 0/1 करोगे तो 0 आएगा, इसीलिए इसीलिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब जब कॉट देखोगे तो इसी का उल्टा, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, और जब कॉस अपॉन साइन करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, तो 0/1, तो हाँ 1/0, तो 1/0 बनेगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट है नॉट डिफाइंड। ठीक, नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, ठीक, वो सब एक ही लगभग बराबर है। अंतर बस इतना होता है कि 0/0 को अपरिभाषित लिखा है मैथमेटिशियन ने, और 1/0 को नॉट डिफाइंड लिखा है, सॉरी इनफाइनाइट लिखा है। ठीक, अपरिभाषित मतलब नॉट डिफाइंड। तो 0/0 देखो, 0/0 नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड अपरिभाषित एक ही बात, नॉट डिफाइंड, और 1/0 इनफाइनाइट। ठीक, ये साइन लिखा हुआ मिलता है। ठीक, लेकिन दोनों ही अपरिभाषित हैं, क्योंकि जो अनंत है वो भी अभी तक डिफाइन नहीं किया था, लेकिन ये माना जाता है कि ये अनंत तक जाएगा, बस बस वही वही बात, अनंत अपरिभाषित। बाद में जाके उन्हें डिफाइन हो नहीं पाया कि अनंत क्या है। ठीक, लेकिन 1/0 के केस को अनंत लिखा जाता है साइन के साथ, और जब 0/0 का केस बना तो नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। लेकिन आपको अगर अपरिभाषित मिल जाए तो बेस्ट आंसर आपका वही होगा। ठीक, वो ना मिले तो इस साइन को टिक किया जाएगा, इसलिए आपको अक्सर दिखा दिखा अपरिभाषित या अनंत।
सही से लिखा, तो जब 0 केस बनता है तो आपको ऑप्शन मिलेगा अपरिभाषित या अनंत, ठीक, क्योंकि अनंत भी अपरिभाषित ही है। अब आते हैं वापस, तो ये आपकी साइन से, साइन और कॉस को याद समझने से और याद करने से टेन और कॉट निकल आए। अब क्योंकि टेन और कॉट जब निकल आए तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, और सारे निकल आएंगे। तो यहां से यहां तक की कहानी तो बहुत आसान हो गई। इसके बाद की आपको याद नहीं करनी, इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ जाए तो आप याद करके काम चलाइए, अपनी टेबल से देख करके काम चलाइए, धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। जब अगली एक्सरसाइज, जब क्वाड्रेंट आप पढ़ेंगे तो ये निकालना आपको बहुत तेजी से मैं सिखा दूंगा कि आप आसानी से 120 कैसे सोच सकते हैं। 180 से 60 लेस, इसलिए जो 60 का होगा वही 120 का होगा, ठीक, ऐसे करके प्रैक्टिस में आ जाएगा। लेकिन याद करने से अच्छा कुछ नहीं होता है, याद हो नहीं पाता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 90 तक आप दिमाग में रखिए, ये मत याद करिए। लेकिन अगर जो चीजें दिमाग में करते करते, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते करते दिमाग में सेट हो जाए तो उनको भुलाइएगा नहीं कि चलो चलो भूल जाते हैं, नहीं याद रखते हैं, ठीक है, बात समझ में। तो ये ऊपर वाले टेबल इस पार्ट, क्योंकि इसमें आप स्पेसिफिक एंगल में बात करें। अब आते हैं आगे, तो आपने दूसरी से एक्सरसाइज बनाया, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा 15 फिर 75। देखो, साइन 15 कॉस 75, अरे साइन 75, साइन 15 कॉस 75, ठीक है। फिर ये 18 तो ये 72, भाई √3 - 1 कुछ महत्वपूर्ण मान है, जैसे 15, 72 और 75, ये ज्यादा जरूरत पड़ते है 36 कभी कभी, ठीक, बाकी कभी आज तक जरूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी टेबल है तो पूरी बनेगी, तो उसको दिमाग में रखिए। √3 - 1/2 √2 निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको, तो 30 - 45 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के 45 - 30 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाकर निकालते हैं, तो वो आपको निकालने का जब चैप्टर आएगा तो एक्सरसाइज में सिखाएंगे भी। साइन 15 कॉस 75, साइन 18 कॉस 72, साइन 22.5 कॉस 67.5, साइन 36 कॉस 54। तो कुल मिला के आपको क्या याद करना हुआ, ये मान, चार मान दिमाग में रखिए। पहले √3 - 1/2 √2, √5 - 1/4, रूट के अंदर 2 - √2/2, रूट के अंदर 10 - 2 √5 अपॉन दिस, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये यहां से यहां जंप कर गए। अब इसमें सोचिए ध्यान से कि जो आपका √5 - इसमें प्लस करते हैं तो ये कॉस आ जाता है, फिर जब यहां आपका 75 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा प्लस करके, तो ये आपका 75 पे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि साइन, क्योंकि कॉस 15 जो है वो आपका साइन 75 के बराबर होगा। ये दोनों मान 18 और 36 आपस में इंटरचेंज होते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं, आप ये चार और ये चार याद रखिए बस। √3 - 1/2 √3 + 1/2 √2, रूट के अंदर 10 + 2 √5/4, रूट के अंदर 2 + √2/2, रूट के अंदर √5 + 1/4। अब ये यहां से यहां जंप करा के रिफ्लेक्ट करा लीजिए 15 75, और ये यहां से यहां जंप करा लीजिए 36 54। इतनी बात समझ में आई? अरे बोलो। कुल मिला के आपको 8 वैल्यू याद करनी है, ठीक, और ये याद करनी पड़ेंगी, नहीं तो नहीं चले काम। आपको साइन 18 का मान चाहिए होगा तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा √5 - 1/4, और नहीं तो काम चलेगा नहीं। रूट के अंदर 2 - √2/2, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इतने 8 मान आप अपने दिमाग में रखिए, पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। यही 2 दिन का काम है आपका। अब देखो, साइन अपॉन कॉस तो 10 आता है, तो आपको पता है 2 √2 अब दिमाग में रखिए, √2 - 2 √3 - 1/2 √2, √3 + 1/2 √2। तो जब साइन अपॉन कॉस होगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो अपने आप अब √3 - 1 ही हो गए। इसका उल्टा कॉट होता है, फिर जब कॉस याद था तो कॉस का उल्टा सेक आ जाएगा, और जब साइन याद होगा तो साइन का उल्टा कॉस सेक आ जाएगा, ठीक। ये वैल्यू इतनी फ्रिक्वेंटली आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको एकदम फिंगर टिप्स पे याद हो, लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप उनको मेमोराइज करके यूज कर पाए, कि कम से कम चलो कोई बात नहीं, साइन 18 याद आ गया तो उससे कॉस 72 हम रिलेट कर ले रहे हैं, इतना हमको याद है। अगर हमको मान लो कोई 10 15 की जरूरत पड़ेगी तो 10 15 हमें डायरेक्ट भले नहीं याद है, ठीक, वैसे ये जरूरत पड़ेगा तो 2 - √2 2 - √2 ऐसे करके याद हो जाएगा। लेकिन अगर हमें याद नहीं है तो भी हम साइन अपॉन कॉस करके याद निकाल लें, इतना हम कर पाए, ये हमारा काम है इसमें,
ठीक, अब देखो जब ये याद हो जाए तो आप अपने आप आपस में रिलेट करते जाएंगे। जब 10 होगा, जब इन दोनों को अपॉन करोगे तो अपने आप √2 - 1 बनेगा, और ये सारी चीजें याद हो जाए, और ये ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती, ये वाली बात ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये नहीं कि साइन 36 की वैल्यू पता चल गई, अब जरूरत पड़ गई और आपको याद ही नहीं, आपका क्वेश्चन फालतू चला जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे ना के बराबर जाते हैं, अभी तक 1-2 ही सवाल पूछे गए, लेकिन जब टॉपिक पे बात होगी तो उन पे भी बात होगी। ठीक, अब एक्सरसाइज में आओ। बिना ये सोचे और कहे कि ये सब हमको आते हैं, 51 सवाल हैं, एक एक क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है। टेन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, कॉट 30 की वैल्यू, सेक 45 की वैल्यू, सब आपको याद है, नहीं तो अभी टेबल बनाएगी, इनको पुटअप करना और सिंप्लीफाई करना। ठीक, आप 10 मिनट में कर सकते हैं 10 मिनट में कर लीजिए, 15 मिनट में कर सकते हैं 15 मिनट कर दें, आज का यही काम है। ठीक, उसके बाद आती है अगली एक्सरसाइज, दैट इज क्वाड्रेंट कंसेप्ट। कल पूरी क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट कंसेप्ट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज शुरू नहीं करेंगे, इन 51 सवालों में जो डाउट हो उनको पूछेंगे, क्लास में 10 मिनट बचे हुए हैं, आप यहीं बैठ के सॉल्व करेंगे।